IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. हंस वाणी, हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है जितेन ठाकुर की कहानी बच्चे और बावर्ची, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। तो जॉन साहब निकाल दिए गए। सड़क वालों की मदद करते करते खुद भी सड़क पर आ गए जॉन साहब। रेस्तरां के बाकी सभी कारिंदे सर झुकाए इस तरह काम करते रहे मानो उन्हें इस घटना या दुर्घटना के बारे में कुछ पता ही ना हो। ना किसी ने हिमायत में मुंह खोला और ना ही किसी ने हुंकार भरी। हाँ, रिसेप्शनिस्ट जरूर कुछ बुदबुदाई, पर इतनी धीमी और महीन आवाज में कि कोई भी सुन ना सका। किसी के सुन लेने से भी जॉन साहब के निष्कासन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अलबत्ता रिसेप्शनिस्ट मैनेजमेंट का अगला निशाना हो सकती थी, सो बच गई। नजरें सभी चुरा रहे थे। इस सच्चाई को जॉन साहब ने भांप लिया था और उन्हें दुविधा से बचाने के लिए खुद अपनी ही नजरें झुका ली थी। इंसानियत के खिलाफ किए गए जुर्म माफी के काबिल हो सकते हैं, पर जनाब मालिकान के खिलाफ किए गए जुर्म, तौबा तौबा। ऐसे जुर्म के लिए जो सजा मुकर्रर थी वो जॉन साहब को मिल गई और वो रेस्तरां से निकाल दिए गए। जॉन साहब का कसूर माफी के काबिल था भी नहीं। वे फुटपाथ पर उठने बैठने सोने और रहने वाले जिन बच्चों को कुचल कर निकल जाना बेहद आसान मान लिया गया था, जॉन साहब उन बच्चों को जिंदा रखने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अपनी इस कोशिश में जॉन साहब अरबपति मालिक को कितनी चिल्लर का नुकसान दे रहे थे ये तो कहना मुश्किल था, पर बहरहाल नुकसान दे जरूर रहे थे। मालिक को इस बारे में कितना पता था ये एक अलग बात है, पर मालिक के वफादार कुत्तों ने इस जुर्म को सूंघ लिया था और ये जुर्म उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रेस्तरां के बावर्चियों की फौज में जॉन साहब भी महज एक बावर्ची थे, मगर काबिल बावर्ची थे और उनकी पहचान हुनरमंद बावर्चियों की कतार में होती थी। रेस्तरां सुबह 11 बजे खुल जाता और रात के 2 बजे तक खुला ही रहता था। रेस्तरां अगर महज रेस्तरां होता तो शायद इसकी कोई और तस्वीर होती, पर रेस्तरां में ही बार भी था। लिहाजा भूख और प्यास का मुकम्मल इंतजाम होने की वजह से भीड़ यहाँ टूटी पड़ती थी। हद तो ये थी कि कई बार जगह न मिलने पर लोग बाहर खड़े होकर इंतजार करते या फिर मायूस होकर लौट जाते। रेस्तरां में महंगाई का यह आलम था कि नौकरी पेशा लोग अगर साल 2 साल में कभी एक बार इस रेस्तरां में आने की हिम्मत जुटा लेते तो वो दिन उनके कैलेंडर में दर्ज हो जाता। रोजमर्रा की अपनी गप्पी महफिलों में बेहद चालाकी के साथ उस दिन की किसी घटना को इस तरह टपका देते कि जैसे बाल बनाते हुए कंघा उंगलियों से फिसल कर गिर गया हो। फिर उड़ती हुई नजरों से अपनी बात की प्रतिक्रिया देखते और संतुष्ट होते। रेस्तरां में हुए बजट बिगाड़ने वाले खर्च की वसूली का ये रूहानी तरीका उनके मन को शांति देता। पर इन बेवकूफों के बीच में
कुछ ऐसे अक्लमंद लोग भी थे जो कभी भी उस रेस्तरां में जाने का साहस नहीं जुटा पाए थे, पर सुनी सुनाई बातों को काट छाट कर ऐसे टांके लगाते कि उस रेस्तरां में जाने का अपना एक नया किस्सा सुना जाते। अलबत्ता ठीक ठाक माली हालत वाले लोग अपनी पुरसुकून जिंदगी के लिए बीवियों को हफ्ते में एक बार इस रेस्तरां में जरूर लाते। इतनी आमदनी के बावजूद रेस्तरां में इस बात के पुख्ता इंतजाम थे कि कहीं कड़छी भर दाल, चम्मच भर सब्जी या कतरा भर कलेजी जाया ना चली जाए। गुसल खाने के अंदरूनी हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे रेस्तरां की तस्वीरें कई कई जगह सीसीटीवी कैमरों की छननी से छानी जाती थी। इसी छननी में जॉन साहब की नेक नियत का रोड़ा फंस गया था और जॉन साहब पकड़ लिए गए थे। जॉन साहब को समझाने की कोशिश भी हुई, पर बात उन्हें समझ नहीं आई। वो पहले ही की तरह रोटी के टुकड़े बटोरते रहे, बची रह गई दाल सब्जी को सहेजते रहे और ये सब चीजें थैले में भरकर बावर्ची खाने के पीछे से गुजरती गली में रखते रहे। वक्त तो पहले से ही मुकर्रर रहता, सो जमीन पर रखने से पहले ही थैला लपक लिया जाता। यह अपराध ऐसा नहीं था कि जॉन साहब को नौकरी से अलग कर दिया जाए। सब जानते थे जॉन साहब ऐसी कोई चीज बाहर नहीं निकालते जिसको रेस्तरां के अंदर इस्तेमाल किया जा सके, पर रेस्तरां में बच गई ऐसी तमाम चीजों का ठेका एक सुअरों के बाड़े के मालिक के पास था, जिसकी गाड़ी कई ड्रम भरकर ऐसी चीजों का जखीरा रोज अपने सुअरों के लिए ले जाती थी। जॉन साहब की यह हिमाकत उसके कान तक भी पहुंच चुकी थी और उसने बाकायदा इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी थी। लिहाजा जॉन साहब को समझाया गया, चेतावनी दी गई और फिर एक दिन रेस्तरां से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। उस शाम भी रेस्तरां हमेशा की तरह उबला पड़ रहा था, पर आज जॉन साहब रेस्तरां में नहीं थे। फुटपाथ पर फटेहाल बच्चों के साथ बैठे हुए जॉन साहब गमगीन नजरों से रेस्तरां को देख रहे थे और उदास बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे छीन लिया गया खाने का खजाना अब कभी उन्हें हासिल हो भी पाएगा या नहीं। कोई बोल नहीं रहा था, पर सबकी आंखें बोल रही थी और सबकी आंखें सुन रही थी। रात गहराने तक जॉन साहब के साथ बच्चे यूं ही बैठे रहे और फिर जब जॉन साहब जाने के लिए उठे तो वो भी उठकर फुटपाथ के अपने अपने हिस्सों में चले गए और जाते हुए जॉन साहब को देर तक देखते रहे। अगले दिन जॉन साहब आए तो बच्चे फिर जुट गए, पर चुप और उदास। जॉन साहब का कलेजा चिर गया। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने बच्चों की जुबान को उधार का स्वाद क्यों छुआ दिया। जाया हो चुके रोटी के टुकड़ों को भी इन मासूमों के मुंह से छीन लेने के लिए कोई साजिश हो सकती है, ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। रोटी के वो चंद टुकड़े सुअरों के लिए जितने जरूरी थे, इन मासूमों के लिए उतना भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि इनके जिस्म का गोश्त सुअरों के जिस्म के गोश्त की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता था। पर इस समय इन उदास बच्चों के चेहरे जॉन साहब का कलेजा चाक कर रहे थे और उनके भीतर अपराध बोध पनप रहा था। आज हम पार्टी करेंगे, ग्रैंड पार्टी, ओके? जॉन साहब ने अचानक पैंतरा बदला। बच्चे हचकचा गए। पार्टी? हाँ, पार्टी। जिसके भी पास जो कुछ भी खाने का सामान बचा हो ले आओ। जॉन साहब ने हुलसकर कहा तो बच्चों की उदासी हैरानी में बदल गई। बच्चे समझे तो कुछ भी नहीं, पर जिसके पास जो भी बचा हुआ रह गया था ले आया। इनमें सूखी हुई बासी रोटियां, ब्रेड के सूखे टुकड़े, रंग बदल चुकी सब्जी के कतरे और मिर्च प्याज टमाटर वगैरह की कुछ लुगदी थी। जॉन साहब ने फुटपाथ पर ही अखबार बिछाई और फिर पूरी मनोयोग से इन चीजों को अखबार पर कुछ इस तरह रखने लगे मानो दस्तरखान सजा रहे हों।
खाने का पहला मजा उसकी सजावट में है। अरे बेचारे ग्राहक को क्या पता कि सब्जी में कॉकरोच मरा हुआ था या दाल में छिपकली। प्लेट साफ होनी चाहिए और सब्जी महकी हुई, बस बाकी सब काम भूख का। बच्चे ठहाकर लगाकर हंस दिए। बच्चों के उदास चेहरों पर हंसी देखकर जॉन साहब को राहत मिली और वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, तुम नहीं जानते हम तो ग्राहक को बेवकूफ बनाकर रुपया ऐंठते हैं। अरे भाई, स्वाद हमारी बनाई चीज में थोड़ा ही होता है, ग्राहक की अपनी जबान में होता है। पर वो बेचारा स्वाद ढूंढता हुआ कभी एक रेस्टोरेंट में ठगा जाता है तो कभी दूसरे में, कभी एक होटल का बासी खाना खाता है तो कभी दूसरे होटल का। बोलते बोलते जॉन साहब ने अखबार पर सजी हुई चीजों को बेहद नजाकत और नफासत के साथ अपनी उंगलियों से कुछ ऐसे टटोला कि भुरने भुरने को हो आई ब्रेड के सूखे टुकड़े और सूखी हुई बासी रोटी भी भुरने से बचे रह गए। फिर उन्होंने सब्जी और सलाद की लुगदी को उंगलियों के पोरों से परखा और फिर बच्चों की तरफ देखकर किसी अध्यापक की तरह पूछा, बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया? स्वाद कहाँ होता है, रोटी में या जबान में? जबान में। शाबाश। जॉन साहब ने एक बच्चे की पीठ ठोकी। पर बाबा, स्वाद तो सालन और रोटी में ही होता है। बच्चों का शोर थमा तो चुपचाप बैठे हुए एक बच्चे ने पूछ लिया, सालन और रोटी में स्वाद ढूंढोगे तो उम्र भर होटलों और ढाबों में ही भटकते रह जाओगे। अपनी जीभ का स्वाद जगाना सीखो। स्वाद तो हमारी जीभ में छुपा बैठा रहता है, बस हम ही उसे सालन और रोटी में ढूंढते हुए भटकते रहते हैं। वो कैसे बाबा? कुदरत बड़ी हुनरमंद है बच्चों। कुदरत से ज्यादा हुनरमंद ना कोई जमीन पर है ना आसमां पर। कुदरत अगर हमें भूख देती है तो रोटी भी देती है, प्यास देती है तो पानी भी देती है। हमारे जिस्म की सर्दी गर्मी सब कुदरत की देन है। ये कुदरत क्या होती है बाबा? हमारा देखना, सुनना, सांस लेना, ये सब कुदरत है। ये फूल, पौधे, पेड़, पहाड़, नदी, दरिया, धूप, छांव, जमीन, आसमान, आग, पानी, चांद, सूरज, रात, दिन और तारे सितारे, ये सब भी कुदरत है। खाने के लिए मिलने वाला अनाज, पीने के लिए मिलने वाला पानी और पहनने के लिए मिलने वाले सूत, कपास, ये सब कुदरत ही है बच्चों। बस ये समझ लो कि जमीन और आसमान में जहां कहीं जो कुछ भी है सब कुदरत की ही देन है। जॉन साहब ने भले ही बहुत सरल करके बच्चों को ये सब समझाया, पर बच्चों के लिए इसे समझ लेना सरल नहीं था। कुछ समझ आया? नहीं। चलो दूसरी तरह से समझते हैं। यही कुदरत हमारी आंखों को देखने, कानों को सुनने, नाक को सूंघने और जीभ को चखने की कला भी बख्शती है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि बाहर की चीजों से स्वाद हमारी जबान पर नहीं आता, बल्कि हमारी जबान बाहर की चीजों में स्वाद जगाती है। जॉन साहब फिर अपने मूल विषय पर लौट आए, पर बच्चे मायूस होकर बैठे रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जॉन साहब ने बात को और भी सरल बनाने की कोशिश की। अच्छा बताओ, हम चीजों को कैसे देखते हैं? आंखों से। बिल्कुल ठीक, पर एक बात बताओ, अगर हमारी आंखों में ही रोशनी ना हो तो क्या हम बाहर की रोशनी को देख पाएंगे? नहीं। अगर हमारे कान खराब हो जाएं और उनके सुनने की ताकत खत्म हो जाए तो क्या हम बाहर की आवाजें सुन पाएंगे? नहीं। अच्छा, अगर हमारे नाक में कोई नुक्स आ जाए और वो सूंघने की अपनी ताकत खो दे तो क्या हम फूलों की सुगंध ले पाएंगे? नहीं। जॉन साहब जो समझाना चाहते थे वो बच्चों के लिए समझना कठिन था, पर जॉन साहब के जवाब में एक साथ चिल्लाना उन्हें खुशी दे रहा था और वो इसे खेल की तरह खेलने लगे थे। बच्चे जब पूरी ताकत से चिल्लाते तो इस अप्रत्याशित शोर से चौंक कर राहगीर पल भर को ठिठक जाते और कुछ समझ न आने पर फिर चल पड़ते। पर तभी एक बूढ़ा शोर भरे इस कौतुक को देखने के लिए बच्चों के पीछे आकर रुक गया। यही समझने की बात है कि हमारे कान सुनने की ताकत अपने अंदर रखते हैं, तभी हम बाहर की आवाजों को सुन सकते हैं।
हमारा नाक सूंघने की ताकत रखता है, तभी हम बाहर की खुशबुओं का मजा ले सकते हैं। अगर हमारी आंख में ही रोशनी ना हो या हमारे कान और नाक में सुनने और सूंघने की ताकत ही ना हो तो बाहर कितने भी सुंदर दृश्य हो हम नहीं देख सकते, कितनी भी मीठी आवाजें हो नहीं सुन सकते और कितनी भी सुगंध हो हम नहीं सूंघ सकते। अब कुछ समझ आया? इस बार बच्चे चिल्लाए नहीं और ना ही उन्होंने सिर हिलाया या गर्दन झटकी, बस असमंजस में चुपचाप बैठे रहे। इसका मतलब यह है कि ये सब एहसास हमारे ही अंदर होते हैं, बाहरी चीजें तो सिर्फ उन्हें जगाती हैं। ठीक इसी तरह स्वाद भी हमारी जबान में छुपा रहता है और हम सोचते हैं कि स्वाद बाहर की चीजों में है। भूख, प्यास, गंध, सुगंध, सर्दी, गर्मी, ये जिस तरह हमारे भीतर दुबके हुए बैठे रहते हैं, उसी तरह स्वाद भी हमारी जुबान में ही दुबका हुआ होता है। बस उसे ढूंढ निकालने और जगाने का हुनर आना चाहिए, फिर दुनिया की हर चीज हमें स्वाद लगने लगती है। जॉन साहब ने उत्साह में कहा और अपनी बात खत्म करके बच्चों की तरफ देखा। इस बार भी बच्चे बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी आंखों में उलझन के डोरे थे। जॉन साहब बच्चों से कुछ और पूछते कि उससे पहले ही वो बूढ़ा जो रुककर उनकी बातें सुनने लगा था बोल पड़ा। बरखुरदार, भूख, प्यास, आंख, नाक, कान, सब वाजिब बात कही तुमने, पर सर्दी गर्मी भी हमारे भीतर ही छुपी रहती है, ये कैसी बात हुई? बूढ़ा जॉन साहब से उम्र में इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें बरखुरदार कह सके, पर उसने बात कुछ इतने बड़प्पन से कही कि जॉन साहब अचकचा गए। वहां उनके और बच्चों के सिवा भी कोई राहगीर रुका हुआ है, ये उन्हें अब पता चला। जॉन साहब ने बूढ़े की खिचड़ी दाढ़ी से भरे हुए सूखे चेहरे पर जलते हुए दो लट्टुओं को गौर से देखा, फिर उधड़े हुए तागों वाले उसके कोट और झूलते हुए रेशों वाली उसकी चीकट कमीज और पैबंद लगी पैंट को देखते हुए खींच कर बोले, बुजुर्गवार, आज से पहले आपके कभी दीदार नहीं हुए। जॉन साहब के बोलने के अंदाज पर बच्चों ने कहा लगाया, पर बूढ़ा झेपा नहीं। बूढ़े ने थके हुए हाथों से अपना झोला उतार कर फुटपाथ के किनारे रख दिया और फुटपाथ पर बैठते हुए टांगे सड़क की तरफ फैला दी। मुझे ये बच्चे जानते हैं। तुम जानते हो इसे? हाँ, ये बूढ़ा हमें होटल के चौकीदार का डर दिखाकर रोज हमसे कुछ खाना छीन लेता था। ओ तो ये हजरत चोरों पर मोर हैं। तो तुम जो भी कह लो, पर जिंदा रहने के लिए मुझे भी तो रोटी चाहिए, जैसे तुम इन बच्चों को देते थे जिंदा रखने के लिए। जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी ही नहीं चाहिए बुजुर्गवार, और भी बहुत सी चीजें चाहिए, मसलन हवा, पानी, धूप, बारिश, जूते, चप्पल, झुग्गी झोंपड़ी, गाड़ी, कोठी, बंगला, पर इसमें सबसे जरूरी चीज तो रोटी ही है। हाँ, रोटी जरूरी है, पर सिर्फ गरीबों के लिए। क्यों? अमीर भी तो रोटी खाकर ही जीते हैं। नहीं, अमीर रोटी नहीं खाते, कैलोरी खाते हैं। उन्हें रोटी ना भी मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब चुप करके बैठो और मेरे और बच्चों के बीच में टोका टाकी बंद करो। पर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सर्दी गर्मी हमारे भीतर कैसे छुपी रह सकती है? वो तो मौसम की देन है। क्या मरे हुए आदमी को सर्दी या गर्मी लगती है? पता नहीं। ठीक है, जब पता चल जाए तब आना, जवाब मिल जाएगा। हाँ तो बच्चों, मैं तुम्हें स्वाद के बारे में बता रहा था। तो इस बात को इस तरह समझो कि एक को मीठी चीज ज्यादा अच्छी लगती है तो दूसरे को नमकीन। भला ऐसा क्यों होता है? सोचो। मीठे में तो एक ही स्वाद है, मीठा, और वह हर जुबान के लिए मीठा ही है। इसी तरह नमकीन भी हर जुबान के लिए नमकीन ही है। पर जिसकी जबान का जो स्वाद जाग जाता है वही चीज उसे अच्छी लगने लगती है। खाना कितना भी लजीज क्यों ना बना हो, पर अगर हमारी जुबान में ही स्वाद ना हो तो वो भी बेस्वाद लगता है। कुछ समझ आया? हाँ। बच्चों ने सिर तो हिलाया, पर जॉन साहब समझ गए कि बच्चे उनकी बातों से भ्रमित हो गए हैं, इसलिए सीधे मुद्दे पर आ गए। हाँ, आज मैं तुम्हें जबान का स्वाद जगाने का हुनर सिखाऊंगा। वो कैसे बाबा?
अरे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मिठास के लिए मुट्ठी भर शक्कर ही जरूरी नहीं है। चीनी के 2 छोटे दाने भी वही काम कर सकते हैं, और जो काम कटोरी भर सालन कर सकता है वही कतरा भर सालन भी कर सकता है। सूखी ब्रेड हो या बासी रोटी, स्वाद न खोता है और ना ही मरता है, बस वो उनमें ही गहरे बैठ जाता है और छुपा हुआ बैठा रहता है। हमें उसको ठीक वैसे ही ढूंढ कर निकालना होता है जैसे हम कुएं में रस्सी डालकर पानी निकालते हैं। तुम्हारी ये सलाद की लुगदी, आहा, कल तक जो प्याज, टमाटर, गाजर, मूली अलग अलग थे, आज एक हो गए हैं। नया स्वाद, नया रस। जॉन साहब ने फिर चटकारा लिया तो बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बच्चे कोई तिलिस्मी द्वार खुलने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर जॉन साहब का मुंह देख रहे थे, पर बूढ़ा उनकी बातों से ऊब रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर जॉन साहब की सख्त हिदायत ने उसे खामोश किया हुआ था। अरे स्नैक्स तो आ गए, पर हमने चाय का तो कोई इंतजाम ही नहीं किया। चाय पत्ती मेरे पास है, एक बच्चा हुलस कर उछला। वो कल शाम को ही चाय की ठेली वाले से इस्तेमाल की हुई पत्ती मांग कर ले आया था और आज दिन भर उसे धूप में सुखा लिया था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जॉन साहब ने उस बच्ची की पीठ ठोंकी और फिर दूसरे बच्चों से पूछा, चीनी और दूध किसके पास है? पर किसी भी बच्चे के पास ना तो दूध ही था और ना ही चीनी। दूध ना सही, पर यह बताओ कि चीनी का खाली डिब्बा किसके पास है? हमारे पास। कुछ बच्चे उछले और खाली डिब्बे लाने के लिए दौड़े चले गए। बच्चों को लग रहा था कि जॉन साहब कोई जादू दिखाने वाले हैं, पर डिब्बे आने पर जॉन साहब ने डिब्बों को अच्छी तरह देखा परखा, उनमें चिपके रह गए चीनी के दानों को झाड़कर अखबार के खाली कोने पर इकट्ठा कर लिया। जादू देखने की उम्मीद में बैठे हुए बच्चे निराश हो गए। चलो अब चाय बनाते हैं, बिना दूध की चाय, कश्मीर का लजीज कहवा आज यहां बनेगा, फुटपाथ पर। 2 ईंटें खड़ी करके फुटपाथ के किनारे चूल्हा तैयार किया गया। फिर आसपास पड़ी हुई ऐसी सभी चीजें बटोर ली गईं जिन्हें जलाया जा सकता था। एक लड़का भागकर भगोना ले आया और दूसरे लड़के बटोरी गई चीजों को जलाने की कोशिश करने लगे, पर सीले हुए कागज और गत्ते आग नहीं पकड़ रहे थे। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कैसे? मेरे पास स्प्रिट है, थोड़ी सी स्प्रिट कागजों पर डाल देता हूं, जल जाएंगे। बूढ़े ने झोले से एक छोटी सी बोतल निकालकर कुछ बूंदे कागजों पर उंडेल दी। कागज भग से जल उठे। आग जलते ही बच्चों ने इतना शोर किया कि रास्ते चलते लोग ठहर गए। तुम स्प्रिट क्यों रखते हो? इससे भी जीभ का स्वाद जगता है बरखुरदार। इधर पानी गर्म हो रहा था, उधर जॉन साहब सूखी ब्रेड और रोटी के बासी टुकड़ों को इतनी हिफाजत के साथ सेक रहे थे कि वो भुरभुरा ना जाए। जब रोटी और ब्रेड के टुकड़े सिक गए तो उन्होंने सलाद की लुगदी को उंगली के पोरों से ब्रेड के टुकड़ों पर चुपड़ दिया और फिर सब्जी को रोटी के टुकड़ों पर चुपड़ने लगे। सलाद और सब्जी इतनी कम थी कि ब्रेड और रोटी के ज्यादातर हिस्से सूखे ही रह गए। पर जॉन साहब ने इस ओर ध्यान दिए बिना बच्चों की गिनती के हिसाब से रोटी और ब्रेड का बंटवारा किया और फिर अपने और बूढ़े के लिए भी कुछ टुकड़े अलग कर लिए। कहवे में उबाल आया तो उसे भी प्लास्टिक के छोटे छोटे गिलासों में बांट दिया गया। अंत में बंटवारा हुआ चीनी का। गिन गिन कर चीनी के दाने सबकी हथेलियों पर टिका दिए गए। कहवे का घूंट भरने से पहले चीनी के 2 दाने मुंह में डालकर उन्हें ठीक से गला लेना, फिर कहवे का घूंट भरना। कहवा फीका नहीं लगेगा। इसी तरह ब्रेड और रोटी को भी मुंह में धीरे धीरे घुमाते और गलाते रहना। जीभ जैसे ही अपने दोस्तों को पहचान लेगी, इनका खोया हुआ स्वाद भी वापस लौटने लगेगा। याद रहे, आज तुम्हें भूख के लिए नहीं खाना है, स्वाद के लिए खाना है। रईसों की तरह कुतर कुतर कर धीरे
धीरे। कहने के साथ ही जॉन साहब ने सूखी ब्रेड का एक टुकड़ा उठाकर कुतरा और आंखें बंद करके उसे धीरे धीरे मुंह में घुमाने लगे। कुछ ही पलों में उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव उभर आया। फिर उन्होंने चीनी के 2 दाने मुंह में डालकर कहवे का घूंट भरा और कहवे के गले से नीचे जाते ही उल्लास भरे स्वर में बोल उठे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे स्नैक्स भी स्वाद बने और कहवा भी, मजा आ गया। उठाओ और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीभ अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है तुम्हें, फिर स्वाद ही स्वाद, बेइंतहा स्वाद, हर चीज में स्वाद। जॉन साहब ने बच्चों को इतना उत्साहित कर दिया कि वे सब एक साथ खाने पर झपट पड़े और अपनी आदत के मुताबिक बड़े बड़े टुकड़े मुंह में डालने की कोशिश करने लगे। पर तभी जॉन साहब ने उन्हें रोककर चेताया तो वे फिर छोटे छोटे टुकड़े कुतरकर धीरे धीरे उन्हें मुंह में घुमाने लगे। अब उनका ध्यान अपने आसपास की सब चीजों से हट चुका था और वो जॉन साहब की बताई गई इस नई युक्ति को आजमाने में लग गए थे। बूढ़े ने भी अपने हिस्से का टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डालते और चबाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब चीजें बेस्वाद हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मेरे सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी। तुम चीजों में स्वाद ढूंढ रहे हो और मैं जीभ में स्वाद जगाना चाहता हूं, पर इसकी वजह। बूढ़े को खाने में स्वाद नहीं आ रहा था और उसने चीजों को वापस अखबार पर रख दिया था, पर बच्चे बड़े मनोयोग से जॉन साहब की नसीहतों पर अमल कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि ये सब बच्चे जिएं और पूरी जिंदगी जिएं। मुमकिन है कि कल इनके हालात बेहतर हो जाएं और इन्हें मेरी इन नसीहतों को आजमाने की जरूरत ही ना पड़े, पर आज जिंदा रहने के लिए इन्हें ये कोशिश करना जरूरी है। इन्हें जिंदा रखने में किसी दूसरे की शायद कभी भी दिलचस्पी ना हो, ऐसे में इन्हें खुद ही ये कोशिश करनी होगी। जॉन साहब ने इतने धीमे स्वर में कहा कि बच्चे सुन न सके। रोटी के ऐसे बेस्वाद टुकड़े तो इन्हें कभी भी और कहीं भी मिल जाएंगे, और अगर इन्हें इस बेस्वाद रोटी का स्वाद लग गया तो फिर ये नकार और निकम्मे हो जाएंगे। इन्हें काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, मेरी नहीं। मेरी जेब में इतना पैसा तो है कि इन्हें कुछ बेहतर खिला सकूं, पर मैं सोचता हूं कि अगर ये इस बेस्वाद रोटी से जीना सीख गए तो फिर ये कभी भी किसी भी मुसीबत में टूटेंगे नहीं। जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए, ये भी तुम्ही ने तो कहा था बरखुरदार। तो मेरी बातों को ठीक से सुन नहीं रहे हो, सिर्फ बकवास कर रहे हो। मैंने ये भी कहा था कि इनके लिए जिंदा रहने की एक जरूरी शर्त है रोटी। जीने की बाकी शर्तों पर खरा उतरना इन्हें वक्त सिखाएगा, पर इन शर्तों तक पहुंचने के लिए भी इनका जिंदा रहना जरूरी है, और यह भी तभी मुमकिन है अगर इनके पेट में रोटी होगी। पर बुजुर्गवार, यहाँ बैठने और इस दावत में तुम्हारे शामिल होने की एक शर्त थी कि तुम मेरे और बच्चों के बीच टोका टाकी नहीं करोगे। जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारा यह खाना। बूढ़ा भिन भिना कर उठ खड़ा हुआ और कंधे पर झोला लटकाकर चल पड़ा, फिर जाते जाते मुड़ गया। मेरी स्प्रिट का भी नाश कर दिया तुमने। जीभ में स्वाद जगाएगा, ऐसा भी कभी होता है। अब जॉन साहब हंस पड़े और बूढ़ा बुदबुदाता हुआ चला गया। फेंक दिए जाने लायक बासी और बेस्वाद खाने को चाव से खाने की ये युक्ति लंबे समय तक लगातार दोहराई जाती रही। बच्चों की ये कोशिश जब ऊब में बदलने लगती तो जॉन साहब कोई ऐसी नई बात कह देते कि ऊबे हुए बच्चे फिर नए उत्साह के साथ चीजों को कुतरने, चबाने और मुंह में चलाने लगते। इतने दिन रेस्तरां का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब इन सूखे और बासी टुकड़ों को चबाना आसान नहीं था, पर बच्चों का जॉन साहब से लंबा वास्ता रहा था और जॉन साहब से जुड़ी हुई उनकी उम्मीद उन्हें टूटने नहीं दे रही थी। फिर अचानक एक दिन जॉन साहब ने अनुभव किया कि उस खाने का रस बच्चों की मसें भिगोने लगा है और
खाने का स्वाद उनकी आंखों में झलकने लगा है। जॉन साहब किलक उठे। उनके चेहरे पर संतुष्टि के वही भाव झलक रहे थे जो किसी प्रयोग के सफल होने पर किसी भी वैज्ञानिक के चेहरे पर हो सकते थे। तय था कि जॉन साहब ने जिंदगी की जंग का एक अहम हथियार बच्चों को पकड़ा दिया था। समय बीतता रहा और साल दर साल मौसम बदलते रहे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उस फुटपाथ से जा चुके थे। जॉन साहब कहाँ चले गए थे कोई नहीं जानता, पर हर साल की पहली शाम को कुछ सेहतमंद लड़के फुटपाथ के उस हिस्से पर इकट्ठा होते जहां जॉन साहब ने पहले दिन अखबार बिछाई थी। फिर उसी तरह दस्तरखान बिछाया जाता, उस पर खाने की चीजें सजाई जाती और फिर ठहाकों और बातों के साथ उन्हें कुतर कुतर कर खाते हुए चाय के छोटे छोटे घूंट भरे जाते। सामने के आलीशान रेस्टोरेंट में जाते या निकलते हुए लोग इन लड़कों के ठहाकों से चौंक कर जब इस तरफ देखते तो इन लड़कों की तंदुरुस्ती उनकी आंखों में खप जाती और वह ईर्ष्या से मुंह मोड़कर अपनी आलीशान कारों में बैठते और बासी हवा के डिब्बे में खो जाते। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में जितेंद्र ठाकुर की कहानी बच्चे और बावर्ची। ये कहानी हंस पत्रिका के दिसंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, author Aparna Piramal Raje shares with Ashton 7 mental health therapies. The Simplified Gang discuss the Tata Group's recently released Super App. On A Sip of Finance, Priyanka explains how inflation affects our households. On Tedhe Mede Raste's 100th episode, Keshav takes us to Amritsar's beautiful Golden Temple. Keshav, congrats for the 100 episodes. Wow, that's a whole 100 episodes. Check them all out. And on Smarter with Sid, Siddharth sheds light on why Netflix lost over 200,000 subscribers in the first quarter of 2022. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. It really helps us out a lot. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening on, and you can also check us out on YouTube. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Remember the days when our granny used to narrate once upon a time stories? Let's bring back the good old days of moral stories with Storytime Tamil. Hi, I am Ravishankar Balachandran, host of Storytime Tamil podcast. I would like you to entertain and educate your children with stories from Storytime Tamil. Tune in to the new episode sharp at 7 p.m. every day on IVM website, IVM podcast app, YouTube channel, or wherever you get your podcast from.